सो वेलकम बैक। हम चैप्टर 1 पढ़ चुके थे बच्चों। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 11th क्लास इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर 2 मीनिंग, स्कोप एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एक स्टैटिस्टिक्स। लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्या है ये, क्यों है ये, हम अगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है पर मिलने बड़ा खर्चा भी लगता है। लेट्स स्टार्ट। The word statistics seems to have been derived from the Latin word status. Statistics की definition लैटिन वर्ड से निकली है और जिसका पहला शब्द है status वहां से निकला है, और द इटालियन वर्ड statista और द जर्मन वर्ड statistic और द ग्रीक वर्ड statisticus, ये अलग अलग भाषाओं से स्टैटिस्टिक्स का शब्द निकला है, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। द वर्ड स्टैटिस्टिक कन्वेज डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग अलग अलग होता है। सम पीपल रिगार्ड स्टैटिस्टिक्स एज डाटा, फैक्ट और मेजरमेंट, व्हाइल सो गाइस, तो क्या मतलब है स्टैटिस्टिक्स का? Some people regard statistics as data, facts और measurement. कुछ लोग अलग अलग लोग स्टैटिस्टिक्स का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। कुछ ये ऐसा कहते हैं डाटा, कुछ कहते हैं फैक्ट, या फिर कुछ मेजरमेंट की बात करते हैं। While other believed it to be study of figures, यानी जो नंबर्स है, न्यूमेरिकल डाटा है, कुछ उसकी बात करते हैं। The views commonly held about statistics are numerous but often incomplete. For example, कुछ लोग अलग अलग निकालते हैं अपने हिसाब से, जो जैसी जरूरत है, लेकिन एक इसकी जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन के रूप में इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं। फिर भी आप तो यूं समझिए, स्टैटिस्टिक्स का मतलब हमारे लिए जो है वो ये है, मतलब हमारे जो सब्जेक्ट मैटर का पार्ट है वो ये है कि जो न्यूमेरिकल डाटा है उस न्यूमेरिकल डाटा का सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिक्स है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल, अ क्रिकेट फैन, स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और डाटा रिलेटिंग टू द रन्स स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर। यदि कोई क्रिकेट फैन है तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है कि जो बैट्समैन है उसने उसका स्कोर कैसा है, या जो बॉलर है उसका रिकॉर्ड कैसा है। फॉर एन एनवायरमेंटल मेंटलिस्ट, मतलब जो इन्वायरमेंट का डाटा कलेक्ट करता है वो स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और डाटा रिलेटिंग टू द रन्स स्कोर्ड बाय क्रिकेटर। Statistics refers to information on the quantity of pollution or other harmful gases in the atmosphere। मतलब यदि कोई इन्वायरमेंट के स्टडी कर रहा है, पर्यावरण प्रदूषण पर सर्वेक्षण कर रहा है, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है कि कितनी क्वांटिटी पोल्यूशन की है, पर्यावरण में कितनी गंदगी है, उसके बाद हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर पर कितनी, यानी डिफरेंट लोग, तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग भी उनके हिसाब से बदल गया। फिर फॉर द वेदर डिपार्टमेंट, मौसम विभाग के लिए मौसम की जानकारी कैसे मिलती है, मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, या फिर टाइमिंग, या फिर सनराइजेस, सन ईस्ट वेस्ट जो भी है, सनसेट और सनराइजेस, ये उसके लिए मीनिंग होगा। फॉर ए शेयर ब्रोकर, यदि कोई बंदा है जो शेयर में डीलिंग करता है, शेयर खरीदता बेचता है, शेयर ट्रेडिंग करता है, तो उसके लिए शेयर के प्राइजेस एक पीरियड में कितने चेंज होते हैं, कितनी बार चेंज होते हैं, कब कब चेंज होते हैं, ये डाटा उसके लिए स्टैटिस्टिक्स माना जाएगा। यानी डिफरेंट पीपल हैव देयर डिफरेंट मीनिंग अबाउट statistics, but you can say that statistics refers to the systematic presentation of data which fulfills our studies requirement। हम जिस सब्जेक्ट मैटर की स्टडी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट मैटर की
एसटीडी को फुलफिल करने के लिए हमने जो जानकारियों का प्रेजेंटेशन बनाया है सिस्टमेटिक मैनर में, वो प्रेजेंटेशन ही हमारे लिए क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन ये प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल फिगर्स में, ठीक है। द एवरेज पर्सन perceives statistics as a column of figure, various type of graphs, tables and charts showing the changes in different types of data। अलग अलग डाटा में जो चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस का इनकॉर्पोरेशन, अलग अलग कॉलम, फिगर, मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, बहुत से लोगों के लिए डाटा स्टैटिस्टिक्स का काम करता है। इन द अर्ली इयर्स स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाज प्राइमरली लिमिटेड टू कलेक्शन ऑफ डाटा फॉर डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। जो देश में अलग अलग पार्ट्स में लोग रह रहे हैं, उनके लिए प्राइमरी और डाटा कलेक्ट करना, कब वेदर, सोशल कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सारी जानकारियां जो इकट्ठी की जाती थी, ये भी स्टैटिस्टिक्स हुआ करता था। पहले इसका क्षेत्र लिमिटेड था कि ये इतना ही है। अब बट द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरा, स्कोप स्टैटिस्टिक्स का बढ़ता गया। समटाइम्स स्टैटिस्टिक्स वाज रिगार्डेड एज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, बट नाउ इट हैज बिकम ए फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। कुछ समय तक इकोनॉमिक्स का पार्ट माना जाता था स्टैटिस्टिक्स को, लेकिन आज की डेट में स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट मैटर बन चुका है। इन द प्रेजेंट टाइम स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ओनली ए साइंस of the state, but it is also includes all type of quantitative analysis। जितने भी तरह की क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, वो सारी की सारी आज की डेट में स्टैटिस्टिक्स का पार्ट मानी जाती है। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वर्सेस क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, इसको हम समझते हैं। द वेरिएबल विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स आर नोन एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल मतलब ऐसी वैल्यूज या ऐसे नंबर्स जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, समय के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है तो ये क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ लिटरेट्स इन कंट्री, बच्चों के नंबर कितने आए, देश में पढ़े लिखे लोग कितने हैं, हाइट ऑफ पीपल, लोगों की हाइट क्या है, लंबाई, एटसेट्रा। वेरिएबल्स which cannot be expressed in numerical terms are known as qualitative। यदि आप वेरिएंसेस को, वेरिएबल्स को न्यूमेरिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसका मेजरमेंट का कोई यूनिट नहीं है, तो वो क्वालिटेटिव कहलाता है। यानी फिर आपको क्वालिटी देखना है, जैसे ब्यूटी, सुंदरता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटेलिजेंसी, ज्ञान कितना है बंदे के पास, ये सारी चीजें ऐसी मानी जाएंगी कि क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिक्स वेरिएबल्स हैं, एटसेट्रा। कैन नॉट बी मेजर्ड इन फिगर्स एज दे आर वोग्यू टर्म्स एंड वी कैन नॉट मेक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आउट ऑफ देम। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई मेजरमेंट की यूनिट नहीं है। क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन आर नॉट स्टैटिस्टिक्स अनलेस they are assigned numerical equivalents। क्वालिटेटिव, देखो क्वांटिटेटिव तो न्यूमेरिकल है इसलिए वो स्टैटिस्टिक्स है, पर जो क्वालिटेटिव, ब्यूटी, इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी, ये जो चीजें हैं, इनका कोई मेजरमेंट तो है नहीं न्यूमेरिकल टर्म में यूनिट का, तो इनको जब तक न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन नहीं होती तब तक ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होती। यानी इनको हमें रैंक देना पड़ता है, रैंकिंग करनी पड़ती है। याद रखना, एक चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। तो मीनिंग क्या है स्टैटिस्टिक्स का, अब हम समझते हैं। इट इज नॉट इजी टू डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन अ प्रिसाइज मैनर। आसान नहीं है स्टैटिस्टिक्स की डिफाइन करना। स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट राइटर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग डिफिनेशन दी है, emphasizing precisely the meaning, scope and limitations of the subject
Some authorities have defined statistics as statistical data plural sense, whereas मतलब कुछ लोगों ने plural sense में definition दी और कुछ लोगों ने singular sense में definition दी। तो प्लूरल सेंस में डेफिनेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। प्लूरल सेंस में यदि देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स का कलेक्शन है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स ही क्या है, स्टैटिस्टिक्स हैं प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस की बात करें तो इन्होंने कहा कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन सारी चीजें मिला करके स्टैटिस्टिक्स बनती है। स्टैटिस्टिक्स इन टू सेंस, प्लूरल, सिंगुलर। स्टैटिस्टिकल डाटा न्यूमेरिकल टर्म में है, प्लूरल है। स्टैटिस्टिकल डाटा है विथ मेथड ऑफ डीलिंग विथ इंफॉर्मेशन है तो वो सिंगुलर सेंस है। स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल सेट ऑफ प्लूरल सेंस। In the plural sense, statistics refers to aggregate of facts affected to a marked extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner or predetermined purpose and placed in relation to each other। इनका कहना है कि इकोनॉमिक्स का मतलब है एग्रीगेट फैक्ट जो कि मार्क्ड वैल्यूज तक इफेक्टेड होते हैं, मल्टीपल वैल्यूज हैं, मल्टीपल कॉजेस हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, एक रीजनेबल एक स्टैंडर्ड तक एक्यूरेसी है, सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट हुआ है और प्लेस किया गया है जिससे आपका जो पर्पस है वो फुलफिल होता है। प्री डिटरमाइंड पर्पस, पहले से आपका जो पर्पस है उसको फुलफिल करता है तो वो क्या कहलाता है, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स। डाटा रिलेटिंग टू एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ टॉप 5 टॉपर्स ऑफ 12th क्लास ऑफ ए स्कूल, मतलब एक स्कूल है वहां पर टॉपर्स की लिस्ट बना रहे हो तो टॉपर की लिस्ट जो बन रही है वो क्या है, प्लूरल सेंस में साइंस मतलब स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन प्लूरल सेंस मस्ट पॉसेस द फॉलोइंग कैरेक्टर। क्या क्या होना चाहिए, तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, फैक्ट्स का एग्रीगेट होना चाहिए। जैसे एक एक पर्सन है उसकी एज है 30 ईयर, वो स्टैटिस्टिक नहीं है, लेकिन 2 4 10 लोग हैं उनकी एज का आपने एनालिसिस किया है तो वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज क्या कहलाती है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। यानी 10 एक मेरी सिर्फ मेरी एज की बात करोगे, मेरी हाइट की बात करोगे तो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। 2 4 10 लोगों की को मिला करके हाइट की, एज की बात करोगे, वेट की बात करोगे तो फिर वो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स है क्योंकि ये एग्रीगेट की बात करता है। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मतलब कि जैसे स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए क्रॉप, कोई खेती में कुछ प्रोडक्शन हुआ से राइस अफेक्टेड, जैसे चावल की खेती है तो चावल की खेती करने में क्या है बच्चों, एक से ज्यादा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे रेनफॉल, बारिश कैसी हुई, फर्टिलाइजर, जुताई कैसी हुई, सीड बीज कैसा है, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, जुताई कैसी हुई है, ठीक है, ये बुआई कैसी हुई है, उसका रख रखाव कैसे हुआ है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो यानी एक टास्क को फुलफिल करने के लिए एक से ज्यादा एक्टिविटीज, मल्टीपल कॉजेस हैं। स्टेट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, लाइक दैट। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, अब क्वालिटी जो होती है जैसे ब्यूटी, इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी, इनको आप मेजर नहीं कर सकते तो फिर इनको आपको रैंक देना पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विथ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का ध्यान रखना है क्योंकि वो जो आपकी इंफॉर्मेशन है
वो किसी न किसी पर्पस को फुलफिल करेगी, किसी न किसी पर्पस की वजह से उसका डिटर्मिनेशन हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ generalization can be achieved with a reasonable standard of accuracy only. Statistics should be enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy. आपको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड तक एक्यूरेट कोशिश करनी होगी कि जो आपकी जानकारी कलेक्ट हो रही है वो कैसी हो, एक्यूरेट हो, क्योंकि एक्यूरेट नहीं होगी तो यूजफुल नहीं होगी, पर्पस फुलफिल नहीं होगा अपना। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस। आपका जो पर्पस है डाटा कलेक्शन का वो प्री डिटरमाइंड है, पहले से निर्धारित है कि आपको इन चीजों की वजह से क्या करना है, कलेक्शन करना है। फिर स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। एक सिस्टमेटिक मैनर है, जो फिगर्स हैं, रियलिटी ऑफ डाटा है, एक उस मैनर में ही कलेक्ट होगा, हफाजार्डस ना हो और ऐसा हो जो रिलायबल हो। स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू एच अदर। जो डाटा आपने कलेक्ट किया है वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, होमोजीनियस डाटा होना चाहिए। होमोजीनियस यानी एक जैसा। It would be meaningless to compare the heights of men with heights of trees. होमोजीनियस नहीं है। यदि आप ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन कर रहे हो तो ह्यूमन बीइंग की हाइट लो, आप पेड़ पौधों की हाइट क्यों ले रहे हो, क्योंकि वो होमोजीनियस नहीं है। यानी आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब स्टैटिस्टिक्स एज मेथड यानी सिंगुलर सेंस में डेफिनेशन हम समझते हैं, अभी हम प्लूरल सेंस में समझ रहे थे। ये क्या कहता है कि डाटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन न्यूमेरिकल टर्म में ही स्टैटिस्टिक्स है। यानी यहाँ पर स्टेजेस हैं। वन, पहला है कलेक्शन, फिर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी उसको सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करो, फिर उसको टेबुलर प्रेजेंट करो, फिर उसकी एनालिसिस करो, फिर उसका इंटरप्रिटेशन निकालो। तो वो चीज क्या बनती है, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। और ये स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी सिंगुलर सेंस में आप याद रखना, आपके हो सकता है एग्जाम में आ जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सो गाइस लेट्स मूव, एक एक चीज समझते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, इट इज द मेन एंड फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। द टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्टडी। जो आपका ऑब्जेक्टिव है स्टडी का उस पर डिपेंड करेगा कि कलेक्शन की टेक्निक कैसी होगी। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कलेक्शन, द डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्रॉपर फॉर्म विच इन्वॉल्व्स एडिटिंग एंड क्लासिफिकेशन। यानी एडिटिंग, और जो आपने जानकारी इकट्ठा की है उसको आप ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्ट कर दो, एडिटिंग और क्लासिफिकेशन करके। क्लासिफिकेशन कैसे होगा, एडिटिंग कैसे होगी, समझेंगे हम। जैसे आपने पॉपुलेशन काउंट की, अब पॉपुलेशन को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, मेल फीमेल, अर्बन रूरल, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, मतलब क्या बोलते हैं, लिटरेट इलिटरेट, मेन वुमेन, लाइक दैट आप उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। माइनर मेजर, like that. Presentation, after classification the data is presented in some suitable manner in the form of text, table, diagram or graph। तो आप उसका टेक्स्ट में टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन या डायग्राम बनाकर या फिर ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये एक एक चैप्टर है आपके। पहला मतलब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर दूसरा जो उसका नेक्स्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये एक एक चैप्टर है, इसलिए टेंशन लेने का नहीं, हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। एनालिसिस ऑफ डाटा की बात करें तो आफ्टर प्रेजेंटेशन एनालिसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक्स, मीन मीडियन मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन रिग्रेशन, ये आगे के आपके चैप्टर हैं। फिर उसकी एनालिसिस के बाद आपको क्या करना है, इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन आपका आता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में, उसका मीनिंग निकालना।
स्किल और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना, और ये देखना जैसे एक आप क्रिकेट देखते हो तो ऐसा ऐसा करके ऐसे लाइनिंग का स्कोर बोर्ड आ जाता है, या फिर जब दोनों टीमों की बैटिंग का कंपेयर करते हैं तो ऐसी लाइन ऊपर की तरफ जाती है, कब कब विकेट गिरे, कितने रन बने, तो उससे आप इंटरप्रिटेशन करते हो कि 6 ओवर में 10 रन बने, 50 ओवर में 50 रन बने, लाइक दैट। इस तरह से जो आप इंटरप्रिटेशन निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। फिर प्लूरल सेंस वर्सेस सिंगुलर सेंस। अब प्लूरल सेंस का क्या मतलब है, तो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस डील विथ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ओनली, वेयर एज सिंगुलर में क्या होता है, आपको वेरियस मेथड्स और टूल का इस्तेमाल होता है। फिर सिंगुलर सेंस में डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, बट प्लूरल सेंस में बेसिकली कुछ टूल्स ऑफ एनालिसिस हैं। उसके बाद स्टैटिक्स प्लूरल सेंस में रा स्टेट में होता है, यानी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, प्रेजेंटेड नहीं होता, इंटरप्रेटेड नहीं होता है, लेकिन सिंगुलर में ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि वो वेल प्रेजेंटेड होता है। स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में क्वांटिटेटिव है, सिंगुलर सेंस में ऑपरेशनल टेक्निक्स हैं। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, जो डाटा कलेक्ट हुआ है, प्रेजेंट हुआ है, जिसका आपको इन्फो करना है, उसको वो सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको समझ में ही नहीं आ रहे हैं, बस आपके सामने कुछ जानकारी आ गई, समझ में ही नहीं आ रही है, तो स्टैटिस्टिक्स उन जानकारियों को, उन फैक्ट्स को सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे कि मान लो एक टेक्निक है मीन मीडियन मोड कोरिलेशन और ग्राफ की, तो मीन मीडियन मोड आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा। वहां से आप देखते हो कि जो डाटा है वो कॉम्प्लेक्स से इंटेलिजिबल और अंडरस्टैंडेबल बन जाता है, शॉर्ट टाइम में बेटर वे में प्रेजेंटेशन हो जाता है उसका। फिर हम बात करें टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनाइट फॉर्म्स। डेफिनाइट फॉर्म्स मतलब जैसे एक पासिंग परसेंटेज, आपके बच्चों के रिजल्ट आए और उसका डाटा प्रेजेंट किया जाता है कि कौन से साल में कितना बच्चा पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितना बच्चा पास हुआ, तो उसका परसेंटेज डिफाइंड होता है कि पहले 70% हुए थे, इस बार 71% हुए, यानी 1% से डाटा हमारा बढ़ गया है, रिजल्ट परफॉर्मेंस बढ़ गया, तो लाइक दैट। फिर टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट कंपैरिजन के काम आता है कि पहले हमारी इनकम इतनी थी, इस साल इतनी है, पहले हमारी सेल इतनी थी, इस साल इतनी है, जो हमें डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्रीज को मेजर करने के काम आता है। फिर टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फार्मुलेशन, ये जो डाटा है ये देख करके गवर्नमेंट जैसे सर्वे करती है कि पॉपुलेशन कितनी हो गई, गरीब कितने, अमीर कितने, पढ़े लिखे कितने, बिना पढ़े कितने हैं, इन सब से गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि किस तरीके से हमें काम करना है, कैसे लोगों को रोज एम्प्लॉयमेंट देना है, कैसे लोगों को पढ़ाना है, कैसे लोगों को खाने पीने का इंतजाम करना है, लाइक दैट, कैसे मेडिकल फैसिलिटीज देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देना है। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, अनुमान लगाने के काम भी आता है, यानी कि जो आपका पास्ट डाटा है उससे फ्यूचर का डाटा कैलकुलेट करने के काम भी स्टैटिस्टिक्स आता है। उसके बाद फार्मूलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस enable the people to enlarge their horizon. It sharpens the faculty of rational thinking and reasoning and is helpful in propounding new theories and concepts. जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में नई थ्योरी डेवलप करने के काम भी ये स्टैटिस्टिक्स आता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो इम्पोर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स का ये समझ लेते हैं हम। इम्पोर्ट गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग और बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। अब गवर्नमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है गाइस, तो इन द प्रेजेंट सिनेरियो गवर्नमेंट कलेक्ट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर वेरियस पर्पजेस। अलग अलग पर्पज के लिए गवर्नमेंट भी डाटा कलेक्ट करती है और उस डाटा से वो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए पॉलिसीज बनाती है, क्योंकि भारत जैसा डेमोक्रेटिक देश जो फॉर द पीपुल बाय द पीपुल है, उस पर काम करने के लिए, पॉलिसी डिसाइड करने के लिए काम आता है। उसके बाद टाइम सीरीज एनालिसिस में काम आता है, इंडेक्स नंबर में काम आता है,
फोरकास्टिंग, डिमांड एंड सप्लाई की एनालिसिस में काम आता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के काम आता है गवर्नमेंट के लिए। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट इन एब्सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यदि स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो इफेक्टिव इफिशिएंट मैनर में गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, इतनी जो पॉपुलेशन है उसका कंट्रोल नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती। यदि स्टैटिस्टिकल डाटा ना हो तो समस्याएं आएंगी। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इकोनॉमिक में इंपॉर्टेंट इस तरीके से है, इकोनॉमिक्स का आप हमारा जो सेंस है इकोनॉमिक्स का वो ये है कि हम इसको समझते हैं मॉनेटरी टर्म से, मॉनेटरी एक्टिविटीज से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो अर्निंग के लिए की जाती हैं। तो एवरी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स सपोर्ट फ्रॉम स्टैटिक्स इन ऑर्डर टू प्रूव वेरियस इकोनॉमिक थ्योरीज इन इट। बहुत सारी इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी दी गई हैं वो स्टैटिक्स की हेल्प से डिराइव की जाती हैं, एक्सप्लेन की जाती हैं। Statistics provide important guideline for the formulation of various economic policy, जैसे output of agriculture, volume of export, prices of commodities, etc. ये हमको हेल्प करता है multiplicity of factors. Further, it can be shown that the other condition prescribed for statistical data are also satisfied. मतलब जैसे ये statistical data है वो formulation of strategies, मतलब जैसे आप ये देखो कि गरीब कितने लोग हैं, पढ़े लिखे बहुत कम है, तो गवर्नमेंट फिर उस हिसाब से यहाँ फैसिलिटीज नहीं है, नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं है, लाइट नहीं है, रोडें सड़कें नहीं बनी है, इन फैसिलिटीज का पहले स्टैटिस्टिकल डाटा तैयार होता है, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि हमें किन किन चीजों पे कितना कितना पैसा खर्चा करना है और लोगों का डेवलपमेंट करना है। और इनको स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स के लिए क्या है कि इनको नई नई थ्योरी देने के काम आता है। फार्मूलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये जो थ्योरी दी गई इसके काम स्टैटिस्टिकल डाटा आता है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यदि कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इनकम और वेल्थ से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, उसके सॉल्यूशन के भी काम आती है स्टैटिस्टिकल डाटा। फिर मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट की प्राइजेस कैसी हैं, इसके काम भी स्टैटिस्टिकल डाटा आता है कि वहां से नंबर ऑफ कस्टमर, डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीजों देख करके, इनका डाटा देख करके हमें मार्केट स्ट्रक्चर तैयार करने के काम आता है। हेल्प इन स्टेब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन, न्यूमेरिकल रिलेशन सेटअप करने, जैसे डाटा ऑन प्राइस एंड करेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर एस्टिमेट मैथमेटिकल फॉर्म्स ऑफ डिमांड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स का हमने जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो आपने देखा बच्चों कि हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर न्यूमेरिकल डाटा अप्लाई किया था, फिर उसका हमने इंटरप्रिटेशन निकाला था, दो अलग अलग वेरिएबल में रिलेशनशिप बनाए थे कि ये एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, लाइक दैट। यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ट्रेंड एनालिसिस के काम आता है, बैंकिंग डिपॉजिट्स में काम आता है, मनी सर्कुलेशन में काम आता है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन कमोडिटीज का काम आता है, प्राइस डिसाइड करने के काम भी आता है, प्राइस एनालिसिस के काम भी। इन्फ्लेशन, भाई प्राइस बढ़ गया है तो वो इन्फ्लेशन है, यानी पहले जितने में खरीदते थे अब उससे ज्यादा पैसे दे रहे हो तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर क्या है, जो हम पीछे पढ़ के आ गए वही है। पॉलिसी ग्रोथ रेट डिसाइड करना, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, क्रूशियल एरियाज जो हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उनके डेवलपमेंट के काम आता है ये। इम्पोर्टेंट इन बिजनेस, बिजनेस में क्या है, स्टेब्लिशिंग ए बिजनेस यूनिट, नई बिजनेस यूनिट है तो आप मार्केट सर्वे, टर्नओवर, मार्केट शेयर की डिसीजंस मेकिंग के काम आता है। आउटपुट कितना होगा, कितना अवेलेबिलिटी है इनपुट का, कितना मार्केट साइज शेयर कर सकते हैं हम, ये सारी जानकारियां कलेक्ट करके फिर हम
नई यूनिट सेटअप करते हैं तो वहां पर हमको हेल्प मिलती है। फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, कितनी डिमांड हो सकती है किसी प्रोडक्ट को टेस्ट एंड प्रेफरेंस की फोरकास्टिंग करके, इस तरह से प्लानिंग, प्रोडक्शन की प्लानिंग कैसे की जाए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाए, इसके लिए कंट्रोल चार्ट बनता है ताकि ज्यादा कॉस्ट ना लगे, सस्ते में प्रोडक्ट बन जाए, क्योंकि यदि प्रोडक्ट कॉस्टली होगा तो बिकेगा नहीं ज्यादा। मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल यानी कि भले सस्ता बनाना है लेकिन क्वालिटी मेंटेन रखना है, क्योंकि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं होगा तो फिर बिकेगा नहीं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी करना है, मार्केट के अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे प्राइस, प्राइस कितना रखना है, किस तरह के कंज्यूमर को बेचना है, क्रीमी क्रीमी लेयर कस्टमर रखना है या ओवरऑल सबके लिए है। क्रीमी लेयर जैसे आईफोन है, आईफोन का आपने देखा कि 50-60 हजार से ऊपर का ही प्राइस रहता है, मतलब उसका टारगेट ही क्या रहता है कि क्रीमी लेयर पैसे वाले लोग ही खरीदेंगे, अमीर ज्यादा ही मेरा फोन खरीदेंगे, सस्ते तो खरीदेंगे ही नहीं लोग बाग, जो जिनके पास पैसा नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने के काम भी आता है। कंपटीशन का भी ध्यान रखना है। उसके बाद अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग, लिखने, अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी समराइज्ड इन, मतलब न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन है, इसलिए अकाउंट में भी कहीं ना कहीं काम तो आता ही है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन बिजनेस, ये हो गया। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, अच्छा इसकी कुछ लिमिट्स भी हैं, वो क्या है, स्टेटिस्टिक्स डज नॉट, क्वालिटेटिव की स्टडी नहीं करता क्योंकि ये न्यूमेरिकल होता है, और क्वालिटेटिव न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं हो सकती डायरेक्टली, उसका रिलेशन बनाना पड़ता है। फिर स्टेटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से डील नहीं करता, ग्रुप की बात करता है। अच्छा, स्टेटिस्टिकल डाटा मिसयूज भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि रॉन्ग इंफॉर्मेशन हमें गलत मोटिवेशन भी देती है। स्टेटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, ऑन एन एवरेज सही होते हैं, एकदम 100% एक्यूरेट नहीं होते। कई बार देखते हो कि मौसम विभाग बोलता है इस एरिया में भारी बारिश की संभावना है, पर बारिश होती ही नहीं है ना। वो फिर स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट, जो स्टैटिस्टिक्स से लॉ बने हुए हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते, उनकी कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा कि कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ चीजें कांस्टेंट रखनी है, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड ही देखना है, बाकी फैक्टर पे ध्यान नहीं देना है, तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं होता। एक्सपर्ट कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज, सिर्फ एक्सपर्ट ही, जिसको नॉलेज है, जो पढ़ा लिखा है, स्किल्ड है, सिर्फ वही स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल अच्छा कर सकता है, सब लोग नहीं कर सकते। स्टेट यूनिफॉर्म और होमोजीनियस होना चाहिए, तभी काम का होता है, अदरवाइज ये काम का नहीं होता है। ठीक है गाइस, मुझे लगता है ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। देखिए कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट।